भारतीय राजनीति आज काला धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दे पर केंद्रित हो रही है, उसका ध्रुवीकरण हो रहा है। यह एक शुभ संकेत जरूर है, लेकिन यहां से बात शुरू होती है, यहां से बात पूरी नहीं होती है। आज छोटे छोटे घोटालों से लेकर के विश्व के इतिहास के घोटालों का रिकॉर्ड भारत में टूट रहा है और पूरे देश में एक भयंकर जनाक्रोश है। एक तरफ पूरी दुनिया में भारत की बदनामी हो रही है, काले धन को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के। जिस देश में सर्वेषां शौचानाम अर्थ शौचम परमम स्मृतम, आर्थिक शुचिता को सबसे ऊंचे दर्जे पर रखा जाता था, आज हमारी प्राथमिकताएं बदल गई और यही कारण रहा कि दूसरों ने लूटा तो लूटा अपने देश में, अपने ही वतन के, अपने ही देश के शासकों ने करीब आजादी के इन 64 वर्षों में 400 लाख करोड़ रुपए देश का लूट लिया। जो तो 7वीं शताब्दी से देश लूटना प्रारंभ हुआ, वह भी एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक लूट का एक बहुत बड़ा दौर था, लेकिन वो सारे लूट के रिकॉर्ड वर्तमान में टूटते नजर आ रहे हैं। और आज देश के 121 करोड़ लोगों की ओर से हमने यह काले धन के संदर्भ में अंतिम पत्र लिखा है प्रधानमंत्री जी। जब भी हमारे केंद्र सरकार की नुमाइंदे बात करते हैं, हमारे वित्त मंत्री बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, तो एक ही बात कहते हैं कि काले धन को विदेशों से वापस लाने में कानूनी दिक्कतें हैं। यह एक बहुत बड़ा भ्रम प्रायोजित तरीके से सरकार के द्वारा फैलाया जा रहा है और मैं इस संदर्भ में पूरी स्पष्टता और प्रामाणिकता के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि अब राजनीतिक पार्टियों में कम से कम आधे दलों में काले धन को लेकर के एक सहमति बननी शुरू हुई है। लेकिन काले धन को यदि हम वापस देश को दिलाना चाहते हैं तो 5 महत्वपूर्ण कदम उठाने पड़ेंगे। सबसे पहला, भारतीय नागरिकों के विदेशों में जमा काले धन और अवैध संपत्ति को सरकार इसी शीतकालीन सत्र में राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने का प्रस्ताव लाए, कानून बनाए। उसके लिए जो भी संशोधन करना पड़े संशोधन लेकर के आए और उस काले धन का पता लगाने के लिए, उसको वापस लाने के लिए फिर महत्वपूर्ण 4 कदम उठाए। एक, सभी राजनीतिक पार्टियों के सांसद अपने अपने परिवार और अपने संस्थानों की संपत्ति की घोषणा का एक शपथ पत्र लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति अथवा प्रधानमंत्री को उपलब्ध करवाएं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि कुछ राजनीतिक दलों ने विदेशों में जमा संपत्ति के बारे में शपथ पत्र देने की घोषणा की है। मैं इसमें थोड़ा संशोधन करना चाहूंगा। देश और विदेश में अपने परिजनों और अपने संस्थानों की संपूर्ण संपत्ति का वो शपथ पूर्वक एक घोषणा पत्र दे। और यहां से बात शुरू होती है अगली बात। इसके साथ वो ये भी कहें और इस बात पर भी सहमति दें कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एक जनरल पर्पज एफआईआर दर्ज करके यदि केंद्र सरकार विदेशों में जमा काले धन के बारे में शीर्ष राजनेताओं, प्रथम श्रेणी के सरकारी अधिकारियों और टॉप कॉर्पोरेट्स के बारे में भी जानकारी मांगती है तो मैं इससे सहमत हूं।
ये एक काम होने से सारी कानूनी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रोविजंस के तहत काले धन के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी और हम उसको अपने देश में ला सकेंगे। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को हमने पत्र लिखा है, यदि प्रधानमंत्री जी इस पर सहमत होंगे तो यह देश के लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। यदि माननीय प्रधानमंत्री जी इस पर सहमत नहीं होते हैं तो हम देश के सभी एमपीज के पास में जाएंगे। उसके लिए मैं अगली अपनी बात और कहना चाहूंगा, बीच में पूरी बात कर देता हूं। और सारे सांसद इस बात पर सहमति व्यक्त करेंगे कि विदेशों में जमा धनराशि संपत्ति घोषित हो। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एक जनरल पर्पज एफआईआर दर्ज होती है तो हमको आपत्ति नहीं है। और तीसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात, विदेशों से काला धन वापस लाने के लिए एक बहुत मजबूत हथियार है, कानूनी प्रावधान है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की तरह ही उसको सारी दुनिया के देश समान रूप से अपराध मानते हुए है पॉलिटिकली एक्सपोज पर्संस के प्रोविजंस। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन के प्रावधानों के तहत तथा यूएन के प्रावधानों के तहत पॉलिटिकली एक्सपोज पर्संस के जो प्रोविजंस हैं उसके तहत बोफोर्स घोटाले से लेकर के 2G स्कैम तक और आदर्श घोटाले तक जितने भी घोटाले हुए हैं, चाहे वो नौकरशाहों ने किए हैं, चाहे करप्ट ब्यूरोक्रेट्स ने किए, करप्ट पॉलिटिशियंस ने किए, सबके बारे में हम खाली एक सामान्य चिट्ठी लिख करके जानकारी मांग सकते हैं। दुनिया के 204 देश, भारत के अलावा 203 देश उसके बारे में जानकारी देने के लिए तैयार है। लेकिन इसमें कानूनी दिक्कत नहीं है, दिक्कत है दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की। तो आखिर वर्तमान केंद्र सरकार क्यों नहीं पॉलिटिकली एक्सपोज पर्संस के प्रोविजंस के तहत ये जानकारी मांगती है, जबकि नाइजीरिया के शनी आबच्चा, लीबिया के गद्दाफी और मिस्र के हुस्नी मुबारक के जो बैंकों के खाते फ्रीज हुए वो इसी पॉलिटिकली एक्सपोज पर्संस के तहत ही हुए। भारत में कम से कम जिन राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट में केस चले हैं उनकी तो हम जानकारी तुरंत मांग ही सकते, क्यों नहीं मांगते आखिर केंद्र सरकार? जब सीधा साफ प्रोविजन है हमारे सामने तो उसके तहत भारत सरकार आखिर कार्रवाई क्यों नहीं करती है? और ये काला धन चाहे देश के अंदर जमा है चाहे देश के बाहर, उसमें एक बहुत बड़ी बाधा है, बेनिफिशियल ओनरशिप डिक्लेरेशन का प्रोविजन नहीं है। अभी फाइनेंशियल इंटीग्रिटी हो, टैक्स जस्टिस नेटवर्क हो या तमाम डर्टी मनी, ब्लैक मनी, काले धन के ऊपर कार्य करने वाली सभी संस्थानों का और टॉप इकोनॉमिस्ट का मानना है कि बेनिफिशियल ओनरशिप डिक्लेरेशन का प्रोविजन सभी दुनिया के देश करें। मैं भीष्म अग्निहोत्री जी को भी मंच पर आमंत्रित करता हूं, जो हमारे एक बहुत शीर्ष कानूनविद भी हैं, यूएस से हमारे बीच में हैं, और वहां यूएस सरकार के सभी पार्टियों ने समान रूप से अपने यहां पर समान रूप से सभी राजनीतिक पार्टियों ने इस कानून की शक्ल देने के लिए दोनों हाउसेज में इसको पास कर दिया है, बेनिफिशियल ओनरशिप के प्रोविजंस को। तो हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र जो आज सौंपा है, वैसे कर हम इसको पोस्ट कर चुके हैं चित्रकूट की धरती से, जहां पर भगवान श्याम ने 11:30 पर तप किया, और इसके पीछे मकसद यही था। आज प्रधानमंत्री कार्यालय से भी हमने इसका रिसीविंग लिया है और उद्देश्य यही है कि अब हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर बदलनी चाहिए। दुनिया के 204 देशों में आज भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था का केंद्र है। करीब 200 लाख करोड़ रुपए की हमारी अर्थव्यवस्था है। यदि 400 लाख करोड़ रुपए भारत की अर्थव्यवस्था में आता है तो भारत एक दिन में वर्ल्ड इकोनॉमिक सुपर पावर हो सकता है। भारत गरीब देश नहीं है, इसको गरीब बनाया है, इसके साथ धोखा करके, छल करके, इसके साथ गद्दारी करके, गद्दाफियों की तरह के देश के कुछ भ्रष्ट बेईमान लोगों ने। और फिर ये कहा जाता है कि भारत एक गरीब मुल्क है। आज यूरोप और यूरो का पतन हो रहा है, चाहे वो इटली हो, चाहे वो स्पेन हो, चाहे वो
ग्रीस हो, आज अमेरिका का दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश होता जा रहा है। अमेरिका और डॉलर का भी पतन सुनिश्चित है और इंग्लैंड खुद जिसकी 16 करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था 400 लाख रुपए का कर्ज, अब तो महाशक्ति एशिया का कोई एक देश बनेगा, या तो चीन या भारत। भारत ने काले धन को देश को दिला दिया और भ्रष्टाचार को मिटा दिया, तो भारत कहां से कहां पहुंच जाएगा। ये काले धन के बारे में मैंने आपको कुछ ऐसे प्रोविजंस की बात की जिसके तहत हम अपने देश का काला धन देश में ला सकते हैं, आगे से काला धन जमा ना हो। इसीलिए इसी शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार को एक मजबूत लोकपाल, एक सशक्त जन लोकपाल लाना ही चाहिए। मुझे आश्चर्य होता है, सत्तारूढ़ केंद्र सरकार के एक शीर्ष व्यक्ति अभी 2 दिन पहले यूपी में जाते, कहते हैं कि हम विकास का पैसा भेजते हैं और वो आम लोगों तक नहीं पहुंचता है। भ्रष्टाचार के कारण से बेईमान अधिकारी अपनी जेब भर लेते हैं, लेकिन उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार कठोर कानून क्यों नहीं बनाना चाहती। तो इसी शीतकालीन सत्र में सरकार को एक मजबूत लोकपाल, एक सशक्त जन लोकपाल लाना चाहिए। साथ में ही जो स्थापित हमारी न्याय और कानून व्यवस्था उसको और अधिक प्रभावशाली, जवाबदेह और पारदर्शी बनाने के लिए काम करना होगा और अपनी दोषपूर्ण कर प्रणाली और आर्थिक नीतियों को भी ठीक करना पड़ेगा। ये 3 उपाय हैं जो सरकारी स्तर पर उठाने चाहिए भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए। हां, लोगों का नैतिक उत्थान होना चाहिए, उसके बिना भी भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा और उसके लिए हम कर ही रहे काम, वो सरकारें नहीं कर सकती, वो हमारे जैसे आध्यात्मिक लोगों का ही काम है। और हम जैसे आध्यात्मिक लोगों का अपने संन्यास धर्म के साथ में राष्ट्र धर्म निभाना, ये भी हमारी नैतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक जिम्मेदारी है। इसी जिम्मेदारी को महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, महर्षि दयानंद स्वामी विवेकानंद ने निभाया। केंद्र सरकार इसी शीतकालीन सत्र में विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने के लिए और उसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने के लिए कदम नहीं उठाती है तो हम 3 चरण में आंदोलन करने वाले हैं। पहला चरण होगा, यदि केंद्र सरकार ने 1 से 2 सप्ताह के भीतर काले धन के ऊपर कठोर कार्रवाई नहीं की, उसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके जो प्रोविजंस हमने सुझाए उस पर काम नहीं किया, तो हम सभी राजनीतिक पार्टियों से तो इस मुद्दे पर समर्थन लेंगे ही, सभी सांसदों से हम समर्थन लेंगे और इसके बाद राजनीतिक पार्टियों और सांसदों से इन्हीं काले धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दे पर समर्थन लेने के साथ साथ जहां 5 विधानसभाओं के चुनाव होने वाले हैं उनमें भी हम एक जनमत संग्रह अभियान चलाएंगे और चुनाव से पूर्व काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके देश को दिलाने के लिए बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। और 5 राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव के बाद, उत्तर प्रदेश के बाद पूरे देश में 4 जून से पहले ही एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा और पूरा देश उसमें खड़ा होगा, क्योंकि देश में एक बहुत बड़ा आक्रोश है, गुस्सा, एक जुनून है। आखिर देश लूट रहा है और देश के कर्णधार असंवेदनशील होकर के बैठे। आज पूरी दुनिया में एक अनुकूल वातावरण है काले धन को वापस लाने के लिए। आखिर केंद्र सरकार इस दिशा में कदम क्यों नहीं उठा रही है? जो इन मुद्दों पर साथ देंगे हम उनका समर्थन करेंगे और काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके देश को दिलाने के लिए जो प्रोविजंस है उसके ऊपर जो कार्य नहीं करेंगे, हम उनका अपने करोड़ों समर्थकों और 1 करोड़ से ज्यादा अपने कार्यकर्ताओं के साथ जम करके विरोध करेंगे। तो समर्थन मुद्दों के आधार पर, जनहित में, राष्ट्रहित में, और विरोध भी मुद्दों के आधार पर, तो ये समर्थन और विरोध की एक स्वच्छ परंपरा हम शुरू करेंगे और इसका परिणाम बहुत बड़ा देश को मिलेगा। यह अंतिम पत्र वर्तमान प्रधानमंत्री जी के लिए इसलिए है कि अब यदि केंद्र सरकार इन मुद्दों के आधार पर काम नहीं करेगी
तो फिर वो सत्ता में रहने का अपना नैतिक और संवैधानिक दायित्व खो देती। तो फिर इस देश के लोग निर्णय करेंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र को कुछ लोगों ने देश के साथ धोखा करके लूट तंत्र और भ्रष्ट तंत्र बना दिया है। तो फिर देश के लोग अपना धर्म निभाए। यदि प्रधानमंत्री अपना राष्ट्र धर्म नहीं निभाते तो सरकारें किस लिए बनाई जाती? क्या देश को लूटने के लिए? आज इस देश में जिस पेट्रोल का मूल्य क्रूड ऑयल हो, उसके ऊपर उसकी प्यूरिफिकेशन की बात हो, क्रूड ऑयल को रिफाइन करके उसको ट्रांसपोर्ट करने से लेकर के और पेट्रोल पंप्स के कम पड़ता है, और उसको 70 से 76 रुपए में यदि सरकार बेचती है तो इसका मतलब सीधी सीधी सरकार देश के आम लोगों को लूट रही है। आज भारत में 1% टैक्स लगाया जाता है अमीर लोगों के लिए और 31 टैक्स एक टैक्स अमीर लोगों के लिए, समर्थ लोगों के लिए, जिसको इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, और 31 टैक्स गरीब लोगों के लिए लगा करके दोनों हाथों से सरकार लूट रही है देश के लोगों को। ये भारत की कर प्रणाली, मैं नहीं कह रहा, वर्ल्ड के टॉप इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, दोषपूर्ण है। इसमें पदार्थों के मूलभूत मूल्य में करीब 50 से 100% एडिशन हो जाता है, और उसी के कारण से महंगाई बढ़ रही है। और हमारे देश के सत्ताओं पर बैठे लोग बेशर्मी से कहते हैं देश के लोग ज्यादा खाने लग गए हैं, इसलिए महंगाई बढ़ गई है, देश में अमीरी बढ़ गई है। देश भूखा मर रहा है और यूं कह रहे हैं कि अमीरी बढ़ गई है, इसलिए देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है। महंगाई सरकार की गलत आर्थिक नीतियों और दोषपूर्ण कर प्रणाली के कारण से बढ़ रही है। इसलिए हमने सुझाव दिया है, सारे टैक्स खत्म करो, काले ट्रांजेक्शन टैक्स देश पर लगाओ, तो आधे मूल्य में लगभग सारी चीजें मिलेंगी, आधे मूल्य में। गैस, पेट्रोल, फिर 2-2 रुपए कम करके देश के लोगों को गुमराह करते कि हमने महंगाई कम कर दी है। ठीक है, हमारा मुख्य मुद्दा मैं पहले कह चुका हूं, एकदम साफ है। काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके जिन प्रावधानों के तहत काला धन आ सकता है, सरकार को वो काम करने चाहिए। संधियों के नाम पर देश के साथ धोखा किया जा रहा है। संधियां अभी स्विट्जरलैंड से हमने संधि की कि 2010 और 11 के बाद जो स्विट्जरलैंड में पैसा जमा होगा उसका हिसाब किताब पता लगेगा, जबकि यूके ने स्विट्जरलैंड के साथ संधि की कि अब तक इतिहास के में जितना भी पैसा स्विट्जरलैंड में जमा किया है उसके ऊपर वो उनको हिसाब देंगे और उनको उनका पैसा लौटाएंगे। तो हमारी संधियां ऐसी की जाती हैं जिससे कि काले धन वाले साफ बच जाए और देश का धन देश को ना मिले। तो काला धन राष्ट्रीय संपत्ति घोषित हो और उसको वापस लाने के लिए जो सही तरीके हैं वो अपनाए जाए, देश के लोगों के साथ धोखा ना हो। हमारा एकदम साफ एजेंडा, कोई गुप्त एजेंडा है ही नहीं। राजनीतिक पार्टियों को समझ तभी आती है जब चुनाव सर पर होता है, तो वहां से शुरू होकर के मैंने कहा तो पूरे देश में आएगा। उत्तर प्रदेश से देश तक यात्रा वहीं से शुरू होती है। इतिहास के अंदर भी जब जब देश में भ्रष्टाचार, अनाचार, पाप, अन्याय बढ़ा, तब से मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो, भगवान कृष्ण हो और अवध और मगध उधर से यात्रा शुरू हुई आचार्य चाणक्य की। तो इस देश की परिवर्तन की यात्रा में 3 बड़े परिवर्तन उत्तर प्रदेश से होकर के आगे बढ़े हैं। तो उत्तर प्रदेश से देश तक ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन है, ये क्षेत्रीय नहीं है, लेकिन शुरुआत तो कहीं से हो। हम देश को बचाने के लिए अखाड़े में पूरी तरह कूद चुके हैं। हम योग नीति के द्वारा इस राजनीति की अपवित्रता को शुद्ध करना चाहते हैं। पॉलिटिकली एक्सपोज पर्संस के तहत तो ये मुझे क्या है, तो केंद्र सरकार को तुरंत कल ही कार्रवाई कर देनी चाहिए, अभी तक क्यों नहीं हुई? एक केस करना अलग बात है। क्या किसी भी एक भी व्यक्ति के बारे में पॉलिटिकली एक्सपोज पर्संस के तहत जानकारी मांगी गई, चाहे वो स्विट्जरलैंड हो, चाहे वो आज तो केवल 70 टैक्स हेवन नहीं, दुनिया का हर देश टैक्स हेवन हो गया। क्या हमारे देश के किसी भी सरकार ने कोई जानकारी मांगी? क्यों नहीं मांगी? आदरणीय अन्ना हजारे साहब के साथ में प्रतिस्पर्धा का प्रश्न ही नहीं है। यहां कोई किसी का खेत का बंटवारा नहीं हो रहा है। ये तो देश को जो लूट रहे हैं उनके खिलाफ पूरे देश में एक जन आंदोलनों का और जनाक्रोश का एक बहुत बड़ा वातावरण तैयार हो रहा है। इसलिए आदरणीय अन्ना हजारे साहब के साथ पहले दिन से जनलोकपाल जो पहले दिन
प्रधानमंत्री जी को भेजा गया उसमें फर्स्ट सिग्नेचरी हम ही है। इसलिए प्रतिस्पर्धा का कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार के साथ साथ काले धन और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई 3 मुद्दों को लेकर के हमारा पूरा अभियान है। इसमें किसी भी तरह की कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि कहीं पर कोई प्रतिस्पर्धा। देखिए, हम तो कपालभाति के स्ट्रोक मरवाते हैं और इससे लोग शराब छोड़ देते हैं। इसलिए हम पेड़ के साथ बांध के नहीं मारते, हम कपालभाति के स्ट्रोक मार के छुड़वाते हैं और ये पूरी तरह से अहिंसक है। अन्ना जी वयोवृद्ध हैं और उन्होंने प्रामाणिकता के साथ देश की सेवा की है। मैं उनका आदर करता हूं। बड़े बुजुर्ग जो भी तरीका अपनाते हैं वक्त के तकाजे को देख करके, परिस्थिति को देख करके, तो मैं उसके ऊपर किसी भी तरह से कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहता। 700 लोगों के नाम मिल चुके हैं। आखिर केंद्र सरकार क्यों छिपा रही है उनके नाम? दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है और इतना काला धन होने के बावजूद यदि वास्तविक स्थिति देखी जाए तो भारत वर्ल्ड इकोनॉमिक सुपर पावर आज भी है। लेकिन ये तो पॉलिटिकल विन होनी चाहिए। आदमी करने पर आए तो क्या नहीं कर सकता। बात वही है, एक मजबूत दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। पहला एफिडेविट मैं ही भर करके प्रधानमंत्री जी को अपनी तरफ से बोल भी रहा हूं, पहले भी कह चुका हूं कि मेरे पास कौड़ी से लेकर के करोड़ तक जो भी काला धन मिले सरकार उसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दे, देश में, विदेश में और पूरे यूनिवर्स में। मेरे पिछले जन्म का भी इस 64 साल में से 55 साल से ज्यादा राज्य केंद्र में किसका रहा? 65 सालों में 55 साल से ज्यादा जिनका राज्य रहा और उनके सरकार में रहते हुए देश के 400 लाख करोड़ रुपए लुटे, उसके लिए जिम्मेदार कौन? क्या वो खुद नहीं? क्या उनके पूर्वज नहीं? क्या वर्तमान केंद्र सरकार अपनी जवाबदेही से बच सकती है? तो हम यदि देश में जो कुछ अच्छा हुआ उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं और देश में जो लूट हुई उसकी जवाबदेही से हम बचना चाहते हैं। यदि विकास के लिए अपने आपको शाबाशी देते हो तो लूट के लिए गुनहगार भी तो कहलाएंगे। एक बार लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कहने का हमें अधिकार है। हमने अपनी बात को समग्रता के साथ कह दिया। इसके बाद फैसला देश की जनता करेगी। तो दिल्ली में बैठ करके सरकारें चला सकते हैं, सरकारें बनाने वाले तो देश के 121 करोड़ लोग हैं और वो हमारे इस अभियान में साथ हैं, आप रोज देख रहे हैं। इसलिए सरकार साथ देगी तो तर जाएगी, नहीं तो सत्ता से उतर जाएगी। तो देश के लोग उसको उसका जवाब देंगे। मैं भविष्य वक्ता नहीं हूं और भविष्यवाणियां करने में विश्वास नहीं रखता हूं, लेकिन मैं इतना ही इस पूरे संदर्भ में कहना चाहूंगा। पिछले बार हमने सोचा कि मरना है तो देश के लोगों को बता करके मरेंगे। इसलिए नहीं तो बहन राजवाला जैसा हर्ष होता और ये कह दिया जाता कि बाबा को बाबा के लोगों ने मार दिया। अब हम जिंदा हैं और आर पार की जंग लड़ेंगे, जिएंगे तो लड़ेंगे और जंग करते करते मर गए तो भगवान के पास जाएंगे और भगवान इनका हिसाब किताब अपने आप का। हमारा संवाद जनता से चल रहा है, झांसी से लेकर के और चित्रकूट तक आपने देखा 1-1 लाख लोग भोर में 5 बजे से जुट रहे हैं। इसलिए देश हमारे साथ में है, जनता हमारे साथ में है। सरकार यदि इन मुद्दों से सरोकार रखती है तो अब उसको हमने एक अंतिम विकल्प दिया है। मुझे लगता है अभी ज्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए, 1 सप्ताह का तो इंतजार करना ही चाहिए, शीतकालीन सत्र का तो इंतजार करना ही चाहिए। देखिए, एक जगह से चुनाव करना ये तो कमजोरी है। इसलिए अब 543 लोकसभा के सीटों पर जहां चुनाव लड़ा जाएगा वहां पर मुद्दों के आधार पर एक बहुत बड़े समर्थन और विरोध की जंग लड़ी जाएगी और उस देवासुर संग्राम में, धर्म युद्ध में पाप पराजित होगा, सत्यमेव जयते। ये आप घटित होता देखिए। जनमत संग्रह यूपी के चुनाव से 1 महीना पहले शुरू होगा और उसके बाद में पूरे देश में एक बड़ी जंग होगी और पूरे देश को उससे न्याय मिलेगा। देखिए, हमने
भ्रष्टाचार, काले धन और व्यवस्था परिवर्तन को लेकर के एक अंतिम मौका केंद्र सरकार को यूपीए में जो उसके दूसरे घटक दल हैं या उसको जो बाहर से समर्थन दे रहे हैं वो हमारे मुद्दों का विरोध नहीं कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस हमारे मुद्दों का विरोध नहीं कर रही है, बाहर से समर्थन दे रही सपा हमारे मुद्दों का विरोध नहीं कर रही है, बल्कि वो मुद्दों के आधार पर कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में साफ थोड़े दिखाई दे रहे हैं। अभी साफ साफ हो जाएगा और जल्दी जब उन सबसे हम सहमति पत्र लेकर के और प्रधानमंत्री को सौंपेंगे। इसलिए इस पूरे अभियान आंदोलनों के क्रम में आप देखिए सभी जन आंदोलनों को, जन आंदोलन चलाने वाले व्यक्तियों को खाली एक ही पार्टी के लोग गालियां दे रहे हैं। उसमें तृणमूल के लोग शामिल नहीं गाली देने में, उसमें सपा के लोग, बसपा के लोग शामिल नहीं है, उसके अंदर जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोग, डीएमके के लोग या और कोई दूसरे लोग शामिल नहीं है। एक ही पार्टी के लोग आखिर जन आंदोलनों को कुचलने में और एक ही पार्टी के लोग जन आंदोलनों को चलाने वाले व्यक्तियों को अपराधी बताने में, उनको आतंकवादी बताने में क्यों लगे? अब इन मुद्दों के पर कुछ दिनों में आप देख लेंगे संसद में बहुमत हमारे साथ में होगा और जो इन मुद्दों पर साथ नहीं देंगे उनका हम खुलेआम विरोध करेंगे और वो विरोध देश को बचाने के लिए होगा। और मैंने कहा विरोध और समर्थन की एक स्वस्थ परंपरा होगी।